हेलो एवरीवन, आज डेट है 23 दिसंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि सोलोमन आइलैंड्स की जो लोकेशन है उसको आपको सबसे पहले जाकर के मैप में व्यू करना है और फिर नीचे कमेंट बॉक्स में आकर के सोलोमन आइलैंड से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, हर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको नीचे टाइप करनी है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था नाथुला पास से रिलेटेड, तो उसकी जो लोकेशन है उसको हम व्यू कर लेते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडिया के मैप को जब आप व्यू करते हो तो आप देखते हो कि जो हमारा सिक्किम स्टेट है वहाँ पर जो नाथुला पास है वो सिचुएटेड है। नाथुला पास और उसके बिल्कुल पास में जेलेपला पास भी सिचुएटेड है। नाथुला पास इंडिया और चाइना के बीच में एक ट्रेड बॉर्डर पोस्ट के रूप में भी एग्जिस्ट करता है। द हिंदू की न्यूज़ के अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया है कि अफगानिस्तान जहां पर जब से तालिबान ने वहां पर गवर्नमेंट अपना जो रूल है, ऑर्डर है, उसको एस्टेब्लिश किया है और वहां पर यूएस की जो आर्मी डिप्लॉय थी एक तरीके से वहां पर स्टेबिलिटी देने के लिए, वो वापस अपने यूएस की तरफ जैसे ही रिमूव हुई, तालिबान ने सारी की सारी पावर को कैप्चर कर लिया, तो उसके बाद में वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम होने का मेन रीज़न ये भी है कि जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान ने अपनी पावर गेन करना स्टार्ट करी, यूएस ने जो भी उसके फंड्स थे अफगानिस्तान के उन सबको फ्रीज कर दिया ताकि जो मनी है उसको गलत तरीके से यूज़ ना किया जा सके। हालांकि प्रेजेंट टाइम में जो तालिबान है उसके साथ में डिस्कशन चल रहा है। बहुत सारे जो कंट्रीज़ है वो अपने अपने लेवल पर डिस्कशन कर रहे हैं कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को माना जाए और उसके बेसिस पर जो तालिबान है उसको एक तरीके से रिकग्निशन दी जा सके और उसके बाद में जो फंड्स हैं उनको रिलीज किया जा सके। अब ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन पास किया गया है उसमें तालिबान को अभी भी जो भी उसके ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं उनको चेंज नहीं किया गया है, लेकिन वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उसको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड एड प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। अब बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर जैसे कि फूड सिक्योरिटी, एजुकेशन, लाइवलीहुड सपोर्ट, एनर्जी, वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ इंक्लूडिंग कोविड रिलेटेड असिस्टेंट, न्यूट्रिशन, हाइजीन, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो कोशिश की जाएगी कि इन सारे पॉइंट्स के ऊपर जो कि वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है उनको असिस्टेंट प्रोवाइड की जा सके। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल टर्म। इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट देखेंगे क्योंकि प्रीलिम्स में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस पुट ऑन हो सकते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को समझने से पहले हम यूएन के बारे में देख लेते हैं। यूएन को एस्टेब्लिश करने के लिए एक चार्टर एस्टेब्लिश किया गया था और उसमें ये बोला गया कि यूएन में 6 मेन ऑर्गन होंगे। ये जो यूएन चार्टर है इसका आर्टिकल 23 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कंपोजिशन के बारे में बात करता है। यूनाइटेड नेशन में 5 ऑर्गन है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अलावा 5 ऑर्गन और है, मतलब 5 उसके पार्ट और है, जिसमें जनरल असेंबली है, ट्रस्टीशिप काउंसिल हो गया, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द सेक्रेटरीट। यूएनएससी का मेजर अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर पीस और सिक्योरिटी को जब मेंटेन करने की बात आती है तो यही इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब भी इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को थ्रेट मिलती है तो उसी टाइम इसकी मुलाकात हो जाती है, मतलब उस टाइम इसकी जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज हो जाती है। अब देखो इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। इसमें मेंबर्स 5 इसमें परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 इसमें नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। जो परमानेंट मेंबर है चाइना, फ्रांस, रशिया फेडरेशन, यूके एंड यूएस। जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनको जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से 2 ईयर की टर्म के लिए उनको इलेक्ट किया जाता है। इसमें जो प्रेसिडेंटशिप है वो क्या होता है कि हर महीने एवरी मंथ के बेसिस पर वो रोटेट होती रहती है। ओके, तो ये हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स देखे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इंडिया जो है वो रेगुलर कोशिश कर रहा है कि इंडिया को भी परमानेंट मेंबर के रूप में
मतलब जो सीट है वो दी जाए। मतलब परमानेंट मेंबर्स 5 है और आने वाले टाइम में सर्कमस्टेंसेज, प्रेजेंट टाइम में और आने वाले टाइम में सर्कमस्टेंसेज जिस तरीके से चेंज हो रही है, इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर। इसलिए इंडिया चाहता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर के रूप में उन्हें भी सीट दी जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो पार्लियामेंट के सेशन के बारे में है। अभी पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा था और उसमें एक दिन पहले ही, मतलब आज खत्म होने वाला था 23 दिसंबर को, लेकिन कल ही उसको खत्म कर दिया गया। अब इस आर्टिकल में बताया गया है कि विंटर सेशन में कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हुआ, किस तरीके से रिजल्ट निकले। यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो 11 यहाँ पर लॉज की बात की गई है, उन बिल्स की बात की गई है जिनको पास किया गया है विंटर सेशन में। देखो, विंटर सेशन की जो स्टार्टिंग है वो 29 नवंबर को हुई थी और उसी दिन पहले दिन ही 12 मेंबर्स को, राज्यसभा मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया गया था। मतलब एक तरीके से कंट्रोवर्सी के साथ में स्टार्ट हुआ और कंट्रोवर्शियल तरीके से ही जो विंटर सेशन है उसकी एंडिंग हुई। इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल जो है, जिसमें बोला गया है कि आपके इलेक्टोरल रोल्स के साथ में आपका जो आधार कार्ड है उसको लिंक किया जाएगा, उसके बेसिस पर जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने इसका अपोज किया कि इससे लोगों की जो प्राइवेसी है उसको आप एनक्रोच करोगे। तो इन सब पॉइंट्स के ऊपर कंट्रोवर्सी के साथ में ही जो विंटर सेशन है उसकी एंडिंग हुई है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से, देखो इस सेशन में, प्रेजेंट टाइम में पार्लियामेंट का जो सेशन हुआ विंटर सेशन, इसमें 13 बिल्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें 12 बिल लोकसभा में और 1 बिल राज्यसभा में। इन 13 बिल में से 11 जो बिल हैं उनको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज से पास भी करवा दिया गया। अब यहाँ पर देखो ये बोला गया है कि डिस्कशन जो होना चाहिए बिल्स को लेकर के वो एक तो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया। अपोजिशन पार्टीज इन पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर अपोज कर रही हैं कि एक तो जो डिस्कशन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। दूसरा पॉइंट उन्होंने रखा कि जो सस्पेंशन किया गया था उनके मेंबर्स का, उसके बारे में कोई प्रॉपर एक तरीके से, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग तो होना नहीं चाहिए था, फिर भी उनको सस्पेंड किया गया, तो उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं देगी। बहुत सारे पॉइंट्स थे जिनके ऊपर जो अपोजिशन पार्टीज है वो रेगुलर अपोज कर रही थी। अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो लोकसभा की प्रोडक्टिविटी रही है 82% और राज्यसभा की रही है 48%। मतलब 100% यहाँ पर वर्किंग आवर्स सेलेक्ट किए गए थे कि इन टाइम्स के ऊपर यहाँ पर वर्क किया जाएगा, लेकिन अपोजिशन मान लो या किसी भी तरीके से जो काम था उसमें एक तरीके से हर्डल्स क्रिएट हुई और जो प्रोडक्टिविटी है राज्यसभा की वो तो 50% से भी कम देखने को मिली है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि कुछ बिल्स को जो है वो कमेटीज़ को भेजा गया है कि जो कमेटीज़ हैं वो इस पर डिस्कशन कर सके, जिसमें से यहाँ देखो 6 बिल जो है उनको पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को भेजा गया है क्लोजर स्क्रूटनी के लिए, ताकि उनके ऊपर वो अपने जो भी रिकमेंडेशंस हैं वो लेकर के आए और उनके ऊपर फिर और ज़्यादा वैल्यूएबल जो पॉइंट्स हैं उनको इंक्लूड किया जा सके उन बिल्स में। अब पार्लियामेंट की बात की गई है तो उसके सेशंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात हम देख लेते हैं। देखो ये जो बिल 11 बिल जो हैं वो दोनों हाउसेस से जो पास हुए हैं, इनके जो की पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान में होने चाहिए। हर बिल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस बिल में कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर चेंजेस किए गए हैं, क्या अमेंडमेंट किए गए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रीलिम्स में, जो भी नए बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और उनमें चेंजेस होकर के वो पास हो जाते हैं तो उसके ऊपर डिस्कशन करके पूछ लेंगे, की पॉइंट्स दे देंगे और जो पहले की पॉइंट्स थे और उनमें क्या चेंज हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर इन 11 बिल्स के नाम दे रखे हैं जिनमें चेंजेस किए गए हैं, जिनमें अमेंडमेंट्स किए गए हैं और दोनों उनको पार्लियामेंट के दोनों जो हमारे हाउसेज हैं उनसे पास करवा दिया गया है। पार्लियामेंट के सेशन के बारे में अगर हम देखें तो देखो सबसे पहले पार्लियामेंट का सेशन को जब भी ऑर्गेनाइज होता है, हमें पता है कि हमारे इंडिया में पार्लियामेंट का जो सेशन है उसके लिए कोई फिक्स कैलेंडर नहीं है कि हाँ इस टाइम सेशन होगा। बस एक कन्वेंशन है और उस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एक साल में जो हमारी पार्लियामेंट है वो 3 बार मिलती है। बस इतना बोला गया है कि 2 पार्लियामेंट के सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ये बात जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। हमारे इंडिया में 3 सेशन होते हैं। फर्स्ट जो है वो बजट सेशन, सबसे लॉन्गेस्ट सेशन होता है। सेकंड जो मानसून सेशन एंड थर्ड जो होता है वो विंटर सेशन होता है। अब कुछ पॉइंट्स के ऊपर हम देख लेते हैं। सबसे पहले समन करने की बात आती है, मतलब पार्लियामेंट को मीटिंग करनी है तो उसको समन कौन करेगा, तो हमारा प्रेसिडेंट करेगा। और जो ये पावर होती है समन करने की प्रेसिडेंट की वो आर्टिकल 85 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 85 में इसके बारे में बताया गया है। ओके,
अब देखो दूसरे कुछ वर्ड है जैसे कि एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट क्या होता है कि कोई आपका हमारा जो सेशन चल रहा है, मान लो पार्लियामेंट का अभी विंटर सेशन चल रहा है और विंटर सेशन में कुछ हर्डल्स क्रिएट हुई, तो जो हमारा सेशन है उसको कुछ टाइम के लिए वो जो टाइम है उसको स्पेसिफाइड टाइम, मतलब टाइम जब बता दिया जाए कि हाँ इतने टाइम के लिए सिटिंग को क्या किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है। अब उसमें कुछ घंटे भी हो सकते हैं, कुछ दिन भी हो सकते हैं, कुछ सप्ताह भी हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट। लेकिन जब मीटिंग को टर्मिनेट कर दिया जाए बिना कोई टाइम बताए, ऐसे नहीं बताया जाए कि हम 2 बजे बाद मिलेंगे या कल मिलेंगे या परसों मिलेंगे, ऐसा अगर ये वर्ड्स ना बताए जाए तो जब मीटिंग को इस तरीके से टर्मिनेट किया जाता है तो उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट सिने डाई। दो एडजर्नमेंट की जो पावर होती है और जो एडजर्नमेंट सिने डाई की जो पावर होती है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होती है, मतलब स्पीकर लोकसभा में और चेयरमैन राज्यसभा में, उनके पास ये पावर होती है कि हम जो सेशन चल रहा है उसको एडजर्नमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन जो है वो एडजर्नमेंट की तरह नहीं होता है, उसमें ये होता है कि जो सेशन है प्रेजेंट टाइम में जो सेशन चल रहा है उसको टर्मिनेट कर दिया जाए, मतलब उसको एक तरीके से ख़त्म कर दिया जाए और ये प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो प्रोरोगेशन जो होता है वो डिजोल्यूशन से अलग होता है। डिजोल्यूशन में तो इसके बाद में क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं। डिजोल्यूशन कर दिया गया, डिसोल्व कर दिया गया तो उसके बाद में इलेक्शन होंगे। प्रोरोगेशन मतलब जो सेशन चल रहा था उसकी एंडिंग कर दी गई और अब दोबारा से सेशन दोबारा से जब भी ज़रूरत होगी उस टाइम उसको वो कर लिया जाएगा, इनिशिएट कर लिया जाएगा। तो ये होता है प्रोरोगेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे हमने सेशंस ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड, जो हमारे एग्जाम से स्पेसिफिक अगर हम देखें तो प्रीलिम्स से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर देखिए, कल हमने डिस्कस किया था कि हमारे इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो म्यांमार की विजिट पर गए हुए हैं, हर्ष श्रृंगला। वहाँ पर जाकर के उन्होंने, इंडिया ने म्यांमार को 1 मिलियन डोजेज दी है कोविड की, ताकि वहाँ पर असिस्टेंस दी जा सके। हमने ये देखा है कि 1 फरवरी 2021 को जब म्यांमार में मिलिट्री क्यू लगा, उसके बाद में पहली बार इंडिया के कोई मेंबर हैं जो वहाँ की विजिट पर गए हैं और उन्होंने डिस्कस करने की, वहाँ के पॉइंट्स को डिस्कस करने की कोशिश की है। ये जो 1 मिलियन डोज दी जाएगी वो मेड इन इंडिया वैक्सीन टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द म्यांमार रेड क्रॉस सोसाइटी टू सपोर्ट द पीपल ऑफ म्यांमार। उन लोगों को एक तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है हमारा जो वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव है उसके तहत। वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो इसके अकॉर्डिंग जब इंडिया में कोविड की वैक्सीन बनी तो हमने जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं जिसमें बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, वो सब मेंबर कंट्रीज़ में शामिल किए गए, उन सबको असिस्टेंस देने की कोशिश की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर एडिटोरियल पेज पर न्यूज़ है, जो पॉइंट्स अभी प्रेजेंट टाइम में न्यूज़ में चल रहे हैं। इसमें देखो एक आर्टिकल आया है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर के। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आधार के साथ में रिलेट किया जा रहा है। अब जो गवर्नमेंट है वो तो ये बोल रही है कि इलेक्टोरल रोल्स जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, उसमें क्लियरिटी आएगी, जो बोगस नेम है उनको रिमूव किया जा सकेगा और जो गलत एंट्रीज होती हैं उनको ख़त्म किया जा सकेगा। क्योंकि अगर आपके आधार कार्ड के यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड के साथ में आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो उससे क्या होगा कि जो भी क्लियरिटी है वो सामने आ जाएगी। हालांकि जो लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उनको बाद में अपडेट करवाना होगा, ये बातें इसमें बताई गई हैं। इसके अलावा ये भी बोला गया है कि देखो आप आधार को जब आप इंक्लूड करोगे, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दोगे तो उसके कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे। हमने पुदुचेरी में अभी जब इलेक्शन देखे तो उसमें हमने ये देखा कि वहाँ की लोगों की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पर कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए जिससे लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सके अपनी पार्टी के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए इस आर्टिकल में बोला गया है कि जो भी बिल पास हुआ है इसको स्टैंडिंग कमेटी के पास में भेजा जाना चाहिए था ताकि पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया जा सके और भी जो मेजोरिटी में जो एक तरीके से जो और वैल्यूएबल जो एडिशन होने चाहिए और वैल्यूएबल पॉइंट्स को ऐड किया जा सकता था अगर जो पार्टी कमेटी जो है वो इसके ऊपर रिकमेंडेशन देती। क्योंकि देखो हमारी डेमोक्रेसी का एक तरीके से बेसिस है, इलेक्शन जो है वो हमारी डेमोक्रेसी का बेसिस है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके की इलेक्ट होकर के आएगी वो इलेक्शन पर डिपेंड तो करता है। तो उस एरिया में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सारे के सारे जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनके ऊपर क्लियरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ ऐसे पॉइंट्स इंक्लूड कर दिए जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है उनके जो राइट्स है वो तो एक तरीके से हार्म हो या फिर इफेक्ट हो और जो गवर्नमेंट है जो अपने अकॉर्डिंग इन पॉइंट्स को अपना यूज़ करना चाहती है उनको बेनिफिट हो।
डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए जिनके ऊपर प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो इंडिया और श्रीलंका का जो अभी हमने प्रॉब्लम देखा कि हमारे इंडिया के जो फिशरमैन हैं उनको श्रीलंका की नेवी ने कैप्चर कर लिया, इस तरीके के जो इश्यूज हैं वो बार बार देखने को मिलते रहते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा इशू क्या है, दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो है बॉटम ट्रोलर्स। हमारे तमिलनाडु के जो फिशरमैन हैं वो बॉटम ट्रोलर्स जो एक तरीके से स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करते हैं। इसको लेकर के जो श्रीलंका का जो नॉर्दर्न प्रोविंस है वहाँ पर बेहतरीन मतलब बेहद वो कंसर्न करते हैं इस पॉइंट को लेकर के। देखो, जब डीप ट्रोलिंग होती है या फिर बॉटम ट्रोलिंग होती है उसकी वजह से जो मैरीन इकोसिस्टम है वो डैमेज होता है। इस प्रैक्टिस को श्रीलंका में बैन कर रखा है और कुछ अगर इस लॉ को अगर फॉलो नहीं किया जाता है तो वहाँ पर स्ट्रिक्टली पनिशमेंट भी इम्प्लीमेंट किए गए हैं। लेकिन हमारे इंडिया की तरफ से जो फिशरमैन है वो इसको फॉलो करते हैं और फॉलो करते हुए जो वहाँ का जो वाटर बॉडीज़ है उसमें एंटर कर जाते हैं। अब देखो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वैसे हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो भी इस तरीके की असिस्टेंस दी जा रही है उनको फिशरमैन को उनको चेंज करके कुछ इस तरीके की कोशिश की जाए कि जो हमारा मैरीन इकोसिस्टम है वो भी बचा रह जाए और जो लोगों की एक तरीके से जो लाइवलीहुड है। देखो, डीप ट्रोलिंग क्यों करता है पर्सन, इसीलिए तो करेगा ना कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी अर्निंग हो, तो उसका कुछ एक तरीके से अल्टरनेट गवर्नमेंट के द्वारा कोशिश की जानी चाहिए जिससे क्या हो सके, जो मैरीन इकोसिस्टम है वो दोबारा से रीस्टोर हो सके और जो फिशरमैन है उनकी भी लाइवलीहुड को मेंटेन किया जा सके। यहाँ पर ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, द गवर्नमेंट मस्ट इंक्रीज देयर शेयर ऑफ सब्सिडी, they should also motivate the fishermen to adopt sea cage farming। सी केज फार्मिंग के लिए मोटिवेट कर सकते हैं इस योजना के इस स्कीम के अंडर, एंड सी और ओशियन रेंचिंग विच वर ऑल कवर्ड अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। सच एन अप्रोच इज एसेंशियल एज द फिशरमैन फाइंड इट हार्ड टू restrict themselves to India's territorial waters given the limited marine wealth and area on the Indian side. But the priority now for New Delhi should be securing the swift release of the 68 फिशरमैन। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अल्टरनेट जब तक आप किसी पॉइंट के ऊपर नहीं दोगे, जैसे बहुत सारी हम ऐसी प्रॉब्लम देखते हैं जो बहुत पहले भी बनी हुई थी अभी भी बनी हुई है, मतलब इसका सीधा सा डायरेक्ट लिंक अगर हम देखें तो ये है कि उस प्रॉब्लम के ऊपर कुछ ऐसा वर्क नहीं किया गया जिससे उस प्रॉब्लम का एक अल्टरनेट निकल करके आ सके, और जब अल्टरनेट नहीं निकल करके आता तो वो प्रॉब्लम जो है वो रेगुलर बनी रहती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 8 पर, यहाँ पर सबसे पहले देखो, जो हमारे राज्यसभा के चेयरमैन हैं मिस्टर वेंकैया नायडू, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि हमारी जो राज्यसभा और लोकसभा की जो भी पावर होनी चाहिए थी, जो भी परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी, उन्होंने बिलो अपनी पोटेंशियल के बिलो वर्क किया है। बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने बोला कि राज्यसभा की जो सिटिंग आवर थी, जितना प्रोसीजर फिक्स किया गया था कि इतने पॉइंट्स के लिए वर्क किया जाएगा, उसमें से 95 आवर्स जो है वो फिक्स किए गए थे कि इतनी सिटिंग होएगी राज्यसभा की, लेकिन 45 आवर जो है उस टाइम ही वर्क हो पाया, मतलब 47.9% जो है 18 सिटिंग्स के दौरान जो अलॉटेड टाइम है उसमें इतना ही काम हो पाया, इतने जो आवर्स हैं उनको यूटिलाइज किया जा सका। तो इसके लिए बोला गया है कि जो हमारी पोटेंशियल थी उससे भी मच बिलो हमने जो हमारा हाउस है उसने परफॉर्मेंस किया है। लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा में जो वर्किंग पावर है वो थोड़ा हाई लेवल का रहा, वहाँ पर लगभग 80%, मतलब जितना भी टाइम दिया गया था उसमें 80% आवर्स में 80% जो टोटल आवर्स है उसका 80% आवर्स में काम किया गया था। देखो, ये चीज़ें हमें शो करती हैं कि जो हमारी पार्लियामेंट की जो प्रोडक्टिविटी है वो डिग्रेड होती जा रही है। तो उन सारे पॉइंट्स के ऊपर जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, जैसे हमने देखा कि राज्यसभा में तो सस्पेंशन जैसे ही उन 12 मेंबर्स का हुआ, उसके बाद में जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने रेगुलर अपोज किया। कुछ पॉइंट्स को लेकर के, कुछ बिल्स जो पास हुए हैं उनको लेकर के भी प्रॉब्लम है, उनके ऊपर भी डिस्कशन होना चाहिए था। जो कमिटीज़ को रिकमेंडेशन की जाती है, जो अपोजिशन पार्टीज़ मांग कर रही थी, डिमांड कर रही थी कि आप इनको पार्टीज जो कमेटीज़ हैं उनके पास भेजिए, और जो कमेटीज़ की रिकमेंडेशन के बाद में है इन बिल को पास किया जाए। तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर अगर इस तरीके से जो देखो, अगर डेमोक्रेसी को हमें वेल तरीके से मेंटेन करना है
तो सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर हम करें तो पार्लियामेंट में प्रोडक्टिविटी को हमें इंक्रीज करना होगा, और पार्लियामेंट में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए जो अपोजिशन पार्टीज़ है उनका इंक्लूजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इन्वॉल्व होंगे किसी पॉइंट्स के ऊपर। जब भी कोई बिल डिस्कस हो उसमें जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो अपनी तरफ से पॉइंट रखें, तभी जब डिबेट के साथ में जब कोई बिल पास होता है तो उसमें मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट और बेनिफिशियल जो प्रोविजंस हैं उनका इंक्लूजन होता है। अभी हमने डिस्कस किया कि देखो बिल्स पास हुए, जिसमें एक जो बिल है वो मैरिज एज को लेकर के भी उसको हालांकि जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके पास में, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास में भेजा गया है। अब वो अपनी क्या रिकमेंडेशन देते हैं उसके बाद में इसको पास किया जाएगा। अब इसमें बोला गया है कि बहुत सारे हमारे इंडिया में ऐसे लॉ है जिसमें 18 ईयर्स जो एज है उसको डिसाइड किया गया है कि 18 ईयर्स तक जो भी बच्चा है वो एक तरीके से चाइल्ड है, उसके बाद में जो एज है उसके काफ़ी राइट्स दे दिए जाते हैं। तो अगर ये जो मैरिज एज वाला 21 ईयर वाला चेंज होता है तो हमें बहुत सारे लॉज को यहाँ पर चेंज करना होगा। बहुत सारे हमारे यहाँ पर राइट्स हैं, जैसे कि हमने 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर हमारी जो वोटिंग एज है उसको 18 ईयर्स डिसाइड कर दिया। पहले 21 ईयर थी, उसको बाद में 18 ईयर डिसाइड कर दिया गया। तो मतलब आप वोट दे सकते हो 18 एज में और मैरिज एज आप कर रहे हो 21। तो ये कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है जिनके पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन होगा कि अलग अलग जो लॉ है उनमें अलग अलग एज जो है वो एक चाइल्ड की एज डिसाइड की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 11 पर, यहाँ पर जो आर्टिकल है सबसे पहले तो देखो तालिबान ने, हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें ये बोला गया है कि असिस्टेंस दी जाएगी वहाँ की पॉपुलेशन को, तो तालिबान ने बोला है कि गुड स्टेप है यूनाइटेड नेशन का और ये असिस्टेंस दी जानी चाहिए। उन्होंने वेलकम किया है इस पॉइंट का कि हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है उनको बहुत ज़्यादा प्रेजेंट टाइम में नीड है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कोविड की वजह से चाइना की एक सिटी है जियान, उस सिटी में कोविड की वजह से लॉकडाउन फिर से लगा दिया गया है। वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनको बोला गया है, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी गई हैं कि आपको बाहर नहीं निकालना है क्योंकि कोविड की जो केसेस हैं वो दोबारा से बढ़ रहे हैं। चाइना ने अपनी स्ट्रेटजी फॉलो की थी जीरो कोविड पॉलिसी, जिसके अंडर उनको ये था कि यहाँ पर दोबारा से आउटब्रेक नहीं होना चाहिए और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कोशिश की जानी चाहिए कि जल्दी से जल्दी उनको रोका जा सके। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।